नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कहते हैं जब जुर्म के रास्ते पर किसी के कदम बहक जाते हैं तो फिर बहकते ही चले जाते हैं। जुर्म के रास्ते पर चलना तो आसान होता है, निकलना तो आसान होता है, लेकिन वहां से वापस मुड़ना बहुत मुश्किल है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ में एक गांव है परनाला। इस परनाला गांव में इसी साल 6 सितंबर को वहां से बहते एक नाले में एक शख्स की लाश मिलती है। जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ती है तो लोग पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को बरामद कर लेती है। लेकिन चूंकि लाश नाले में पड़ी हुई थी, कौन फेंक कर गया, किसने उसकी हत्या की, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम से पहले भी पुलिस ने यह देखा कि उसके गले में किसी तेज धार हथियार से कट मार्क मौजूद हैं, यानी गला काटकर उस लड़के की हत्या की गई थी। लेकिन यह हत्या किसने की, क्यों की, मरने वाला कौन है, इन सारी बातों के बारे में पुलिस को शुरू में तो कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने अपने लेवल पर तफ्तीश करनी शुरू की, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और फिर कुछ कोशिश के बाद पुलिस को पता चला कि यह लड़का जो है बहादुरगढ़ में ही एक गांव है बुपनिया गांव का रहने वाला परमवीर है। परमवीर के बारे में तो पुलिस को पता चला कि वो उसी गांव का रहने वाला है, लेकिन परमवीर की हत्या कौन कर सकता है। परमवीर के घर वालों से लेकर दोस्त यार नाते रिश्तेदारों सबसे पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई बहुत कंक्रीट क्लू इस कत्ल के बारे में पुलिस को नहीं मिल पाया। फिर पुलिस ने तय किया कि इस मामले की जांच अब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही होगी। पुलिस ने परमवीर का CDR निकाला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और उस CDR की बहुत बारीकी से पुलिस ने जांच करने की शुरुआत की। पुलिस ने देखा कि उसके फ़ोन पर एक पर्टिकुलर नंबर से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी। कहने का मतलब ये कि परमवीर किसी से बहुत फ्रीक्वेंटली बात किया करता था। दिन में भी करता था, रात में भी करता था, घंटों घंटों बात करता था। तो अब पुलिस के लिए ये जानना ज़रूरी हो गया कि ये नंबर किसका है। पुलिस ने जब उसके बारे में पता करना शुरू किया, उस नंबर के ओनर के बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला कि वो एक महिला का नंबर है जिसका नाम उषा है। और उषा भी उसी बुपनिया गांव की रहने वाली महिला थी जिस गांव का ये परमवीर था। यानी अपने ही गांव की एक महिला के साथ परमवीर की बहुत बातचीत हुआ करती थी। लेकिन ये जो महिला थी उषा, ये शादीशुदा थी और इसकी शादी सोनीपत में हुई थी, जबकि ये जो परमवीर है ये अभी अनमैरिड था और इसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब पेच ये था कि एक शादीशुदा महिला के साथ परमवीर की इतनी बातचीत क्यों होती है। तो जाहिर है, जिस तरह मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे, ये मामला इलिसिट रिलेशन का था। और अब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से परमवीर का कत्ल हो गया। तो पुलिस ने उषा से पूछताछ करने का फैसला किया। उषा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उषा ने इस मर्डर केस में अपने शामिल होने या अपने किसी जानकार के शामिल होने की बात से पूरी तरह अनभिज्ञता जताई। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है किसने उसकी हत्या की, बल्कि मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन हाँ, उसने परमवीर से दोस्ती होने की बात ज़रूर मानी, रिलेशनशिप की बात भी मानी, लेकिन इस बात से मना कर दिया कि उसे कत्ल के बारे में कोई जानकारी है। अब पुलिस को उषा के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उषा से कोई लीड आगे नहीं मिल पा रही थी। तो पुलिस ने यह तय किया कि अब वो उस उषा के मोबाइल फ़ोन की जाँच करेगी और उसके CDR की पड़ताल करेगी। तो जब उषा के मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया और पुलिस ने उसको बढ़िया से स्टडी करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पुलिस ने यह नोटिस किया कि उषा की सिर्फ परमवीर से ही फ्रीक्वेंटली बातचीत नहीं होती थी, बल्कि एक और नंबर पर भी उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। ठीक उतनी ही तकरीबन बातचीत जितनी परमवीर से, यानी रात को भी देर तक बात करना, दिन के वक्त भी घंटों घंटों बात करना। अब ये एक अजीब बात थी। अब तक तो ये लग रहा था कि एक शादीशुदा महिला परमवीर के साथ इन्वॉल्व है, शायद इलिसिट रिलेशनशिप में है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका था, क्योंकि जिस महिला पर परमवीर से रिलेशन होने की बात या आशंका लग रही थी, उस महिला के सिर्फ परमवीर से नहीं बल्कि किसी और से भी इसी तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप थे। अब पुलिस ने उस आदमी के बारे में पता करना शुरू किया, तो पूछताछ तो खैर उषा से हो ही रही थी। पता चला कि उस आदमी का नाम तेज सिंह है और ये तेज सिंह ऑलरेडी एक मैरिड आदमी था और ये कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि ये दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। यानी दिल्ली पुलिस में वो नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग जो है
3rd बटालियन में थी और वो विकासपुरी इलाके में तैनात था। तो विकासपुरी में दिल्ली में तैनात था, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, लेकिन उसके जो है उषा के साथ बहुत बातचीत होती थी। और ये जो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तेज सिंह, ये तेज सिंह जो है ये भूपनिया का रहने वाला नहीं था, ये एक और गांव है बहादुरगढ़ के पास ही, लडरावन, वहां का रहने वाला था। तो कुल मिलाकर एक महिला और 2 लोग, एक की हत्या हो चुकी थी, एक जिंदा था, और ये जो महिला है इन 2 लोगों के अलावा इसका अपना पति भी था। तो कुल मिलाकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी जो एक महिला के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो पुलिस ने अब तय किया कि वो तेज सिंह को पकड़कर उससे पूछताछ करेगी कि कहीं ये कोई लव ट्रायंगल का मसला तो नहीं है, तेज सिंह तो इस कत्ल के पीछे शामिल नहीं है। तो पुलिस अभी तेज सिंह को इंटरसेप्ट करने, ढूंढने, उसे पकड़ने, पूछताछ करने की तैयारी कर रही थी। और ये सब चीज़ें, ये तैयारी जो है वो हरियाणा पुलिस कर रही थी, और हरियाणा पुलिस को अब दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पकड़ना था और उससे पूछताछ करनी थी। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली लाश जो परमवीर की मिली थी वो 6 सितंबर 2022 को मिली थी, और अब 28 सितंबर 2022 को इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया, जबरदस्त ट्विस्ट आया। हुआ ये कि दिल्ली में एक गांव है पंजाब खो। तो इस पंजाब खो गांव में 28 सितंबर 2022 को एक i10 कार पूरी तरह से जली हुई पड़ी मिली लोगों को। और सिर्फ कार जली हुई नहीं थी, बल्कि कार के ड्राइविंग सीट पर एक आदमी भी पुलिस को जला हुआ मिला। ये मिला तो बेशक दिल्ली पुलिस को ही था, लेकिन खबर हरियाणा पुलिस को भी मिली। और जब पुलिस ने पता किया इस कार के बारे में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कार जो है उसी दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तेज सिंह की थी। ड्राइविंग सीट पर जो आदमी जला हुआ था, जाहिर है कोई भी यही समझेगा कि वो तेज सिंह ही है, और वो तेज सिंह लग भी रहा था। लेकिन सवाल ये था कि तेज सिंह की मौत कैसे हो गई? चलती कार में वो सड़क के किनारे जली हुई हालत में कैसे मिला, कैसे जल गया, ये एक पहेली थी। अब पुलिस इस पहेली को सुलझाने के लिए उस i10 कार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी कि वो उस रात को, 28 सितंबर की रात को, किस रूट से ड्राइव होकर वहाँ तक पहुँचा और कार में कौन कौन थे। तो पुलिस ने उसका पता करने के लिए उस कार की सीसीटीवी फुटेज निकालने की शुरुआत की, और ये शुरुआत जो है दिल्ली के पंजाब खो गांव और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस कर रही थी। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पुलिस को एक बड़ा क्लू हाथ लगा। पुलिस ने यह देखा कि उस कार में सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि 2 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो जली हुई कार मिली थी उसमें एक ही आदमी जला हुआ मिला था ड्राइविंग सीट पर, बगल के सीट पे कोई नहीं था। और कहानी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी था कि अगर बगल के सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ था तो उस आदमी को कम से कम आसपास के लोगों को, पुलिस को, किसी को तो जाकर यह बात बतानी थी कि हमारी कार जल गई, मैं बाल बाल बच गया हूं, मेरा साथी जल के मर गया है। किसी को बुलाता, वो कुछ करता, बचाने की कोशिश करता। लेकिन इस तरह की कोई कहानी पंजाब खो गांव के इर्द गिर्द किसी आदमी को समझ में नहीं आई, बल्कि उन्हें सिर्फ जली हुई कार ही मिली और जली हुई लाश ही मिली। तो पहली नज़र में ये जो लाश है वो इसी तेज सिंह की लग रही थी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर मिली थी और ये कार तेज सिंह की ही थी। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि वो आदमी कार से कहां चला गया। अब पुलिस ने उस आदमी की पहचान पता करने की शुरुआत की, और मेहनत मशक्कत करने के बाद पुलिस को उस आदमी के बारे में पता चला। इस आदमी का नाम था हरेंद्र। हरेंद्र जो है वो रहने वाला था सोनीपत के खरखौदा गांव का। सोनीपत भी हरियाणा में है, खरखौदा गांव का रहने वाला था। और हरेंद्र जो है वो तेज सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था। पुलिस ने अब यह पता करने की शुरुआत की कि हरेंद्र कहां है। अगर वो लाश तेज सिंह की है तो हरेंद्र तो जाहिर है वो जिंदा होगा। फिर उसके बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। लेकिन पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि हरेंद्र जो है वो भी अपने घर से गायब था, और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाकायदा सोनीपत में उसके घर वालों ने खरखौदा थाने में लिखवा रखी थी। तो कुल मिलाकर उस कार में जो 2 लोग बैठे हुए थे, तेज सिंह और हरेंद्र, इनमें से दोनों लोग गायब थे, और दोनों में से एक की लाश जो है उस कार के अंदर पड़ी हुई मिली थी, जो लाश तेज सिंह की लग रही थी। अब पुलिस को यह पता करना था कि तेज सिंह कैसे जला, हरेंद्र अगर गायब है तो वो कहां है। पुलिस अब इस पड़ताल में लगी, और इसी बीच
पुलिस को, हरियाणा पुलिस को उसके मुखबिरों के जरिए एक ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर पुलिस वाले चकरा गए। मुखबिरों ने हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस को यह बताया कि जिस तेज सिंह को आप मरा हुआ समझ रहे हैं, जिस तेज सिंह की जली हुई कार आपको मिली थी, ड्राइविंग सीट पर जिस तेज सिंह की लाश आपको मिली थी, वो तेज सिंह असल में मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। और न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो दिल्ली के बक्करवाला गांव में चोरी छुपे रह रहा है। ये एक बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। एक ऐसा आदमी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी और बीच में ऐसा लगा कि वो जिंदा जलकर अपनी कार में मर गया, वो आदमी जिंदा था। तो ये कैसे हो सकता था? अब पुलिस ने पूरी ताकत जो है वो बकरवाला गांव से तेज सिंह को इंटरसेप्ट करने और पकड़ने में लगा दी। पुलिस ने जाल बिछाया और ट्रैप लगाया और फाइनली तेज सिंह, जो दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, उसको हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस ने बकरवाला गांव से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तेज सिंह से पूछा गया कि भाई ये क्या माजरा है, तुम्हारी जली हुई कार, उसके ड्राइविंग सीट पर कोई आदमी और तुम्हारी उषा नाम की उस महिला से इतनी बातचीत, उससे पहले परमवीर नाम के एक नौजवान का कत्ल, ये क्या कहानी है? तो पहले तो तेज सिंह घुमाता रहा, वो खुद भी पुलिसकर्मी था। लेकिन जब हरियाणा पुलिस ने उससे सख्ती की तो तेज सिंह टूट गया और उसने ये माना कि उसने न सिर्फ परमवीर नाम के उस नौजवान की हत्या की थी जिसकी लाश परनाला गांव के नाले में मिली थी, बल्कि उसी ने अपने दोस्त हरेंद्र की भी हत्या की और अपने खुद की कार में, i10 कार में जो जली हुई लाश मिली थी, वो लाश उसके दोस्त हरेंद्र की ही थी। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी ये दो कत्ल क्यों करेगा? इसके पीछे की मोटिव या वजह क्या थी? और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि चलिए मान लीजिए परमवीर की हत्या जो है उसने इसलिए कर दी क्योंकि परमवीर के भी उषा नाम के उस महिला से रिलेशनशिप थे, जिस महिला से उसके तेज सिंह के खुद के संबंध थे। लेकिन ये हरेंद्र जो है, इसका तो इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसकी हत्या तेज सिंह ने क्यों की? यह भी एक बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने अब ये जो दो मर्डर हैं, इन दोनों मर्डर के मामले में इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से पूछताछ शुरू की और उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी अब मैं आपको बताता हूं। वो कहानी यूं है कि ये जो उषा नाम की महिला है, इसके साथ परमवीर के भी रिलेशन थे और इसके साथ तेज सिंह के भी रिलेशन थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन ये जो परमवीर है ये कुंवारा था और उषा पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। न सिर्फ दबाव बना रहा था, बल्कि कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि चूंकि बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में थे, उषा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें परमवीर नाम के उस लड़के के पास थी और वो ये कह रहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी ये तस्वीरें जो है वो पब्लिक के सामने आम कर दूंगा, सोशल मीडिया में डाल दूंगा। इस बात से उषा जो है वो बहुत घबराई हुई थी। लेकिन उषा एक ऐसी महिला थी जिसके एक नहीं कई बॉयफ्रेंड थे, तो परमवीर तो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने ये कहानी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड दिल्ली पुलिस के इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तेज सिंह को बताई। जब तेज सिंह को बताई तो तेज सिंह और उषा ने मिलकर यह तय किया कि वो परमवीर की हत्या करेंगे और परमवीर की हत्या करने के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया, एक साजिश रची, एक प्लानिंग की। उन्होंने क्या किया, परमवीर नाम के इस नौजवान को हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है झज्जर के डाबौदा नाम के गांव में बुलाया और ये कहा कि तुम यहां चले आओ, हम आपस में बैठकर बात करते हैं और चूंकि तुम कुंवारे हो, तुम शादी करना चाहते हो उषा से, उषा भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है, शादी करना चाहती है, तो आओ बैठकर आज सेटलमेंट कर लेते हैं। मैं भी उषा को समझाऊंगा और तुम लोग फिर नई शुरुआत करना, नई जिंदगी यहां से गुजारना, शादी कर लेना। तो ये सारा झांसा जो है तेज सिंह ने खुद दिया और साथ में उषा ने भी दिया। दोनों ने फोन पर बात की और झज्जर के डाबौदा गांव में उसको बुलाया, परमवीर को। फिर परमवीर को बुलाने के बाद उसे झांसे में लेकर उन लोगों ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद परनाला गांव की तरफ ले गए और वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी, गला काटकर। और न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि परमवीर की हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है उसी परनाला गांव के नाले में फेंक दी, लाश निपटा दी और वहां से वो दोनों फरार हो गए। इसके बाद उषा भी जो है वो भोली बनी रही। पुलिस ने जब जब उससे पूछताछ की, उसने खुद को इस मामले से अनजान बताया और तेज सिंह तो खैर गायब ही हो चुका था। अब जब इस मामले की जांच शुरू हुई
और तेज सिंह के बारे में पुलिस को पता चलने लगा, क्योंकि उषा के मोबाइल में परमवीर के अलावा तेज सिंह का नंबर भी डिस्प्ले हो रहा था और पुलिस अब तेज सिंह को ढूंढने लगी थी। तो जब तेज सिंह को यह पता चला कि उषा पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, तो तेज सिंह को अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा, अपने गिरफ्तार हो जाने का डर सताने लगा। और इसी डर में उसने दूसरे कत्ल की साजिश रची। उसने अपने दोस्त हरिंद्र को ट्रैप किया। वो शराब पीने पिलाने का आदी था, पहले से पीकर आया था, और उस रात 28 सितंबर की रात को इसने और जम के, या कहें कि दबा के शराब पिलाई हरिंद्र को। और हरिंद्र जब बिल्कुल नशे में धुत हो गया तो इसने उसी पंजाब खो गांव में, दिल्ली में, अपने दोस्त को ड्राइविंग सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट लगाया और अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी। रात के अंधेरे में वो गाड़ी धू धू करके जलती रही और उसी गाड़ी में तेज सिंह का जो दोस्त है हरिंद्र, वो भी जलकर खाक हो गया, उसकी भी मौत हो गई। और अगले दिन जब लोगों ने इसको देखा, इस मंजर को देखा, तो लोगों को लगा कि ये चूंकि कार तेज सिंह की है तो मौत तेज सिंह की ही हुई होगी। ऐसा अब तक पुलिस भी मानकर चल रही थी, हम सब मानकर चल रहे थे। लेकिन जब तेज सिंह गिरफ्तार हो गया, जिंदा मिल गया, तो ये बात समझ में आई कि वो मौत जो है तेज सिंह की नहीं हुई थी बल्कि हरिंद्र की हुई थी। तो कुल मिलाकर ये एक लव ट्रायंगल का मसला था। इस लव ट्रायंगल में एक प्रेमी की हत्या दूसरे प्रेमी ने की, बीच में वो महिला थी, लेकिन उस कत्ल के मामले में खुद को बचाने के लिए दूसरे प्रेमी ने अपने बेगुनाह दोस्त की भी बलि चढ़ा दी, उसकी भी हत्या कर दी। तो ये पूरी कहानी थी जो बहुत दर्दनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है और अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड तो खैर है ही, लेकिन जब रिलेशनशिप ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो किसी इंसान का, तो फिर उसका नतीजा भी कई बार, हमेशा तो नहीं, इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे रिश्तों से, इस तरह की दोस्ती से और किसी के भी बुलाने पर शराब पीने के लिए चले जाने से लोगों को बचना चाहिए और इस घटना से हम सभी को सबक लेनी चाहिए। इस घटना पर आपकी क्या राय है? उषा के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड होने के बाद 2 और लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, मर्डर में भी इन्वॉल्व थी। और आपको बताऊं, जब उषा को पुलिस ने फाइनली अरेस्ट किया, तेज सिंह भी पकड़ा गया, तो उषा ने थाने में ही जो है वो फ्लोर क्लीनर होता है वो पी लिया और पीकर जान देने की कोशिश की। उसे फिर पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया, जहां से वो धीरे धीरे रिकैप्चर कर रही है और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी ऑब्वियसली वो जेल भी जाएगी। हो सकता है कि अब तक, खैर ये तो सितंबर की बात है, तो अब तक वो ठीक भी हो गई हो और अभी फ़िलहाल उषा शायद जेल में ही हो। मुझे एग्जैक्ट अपडेट उसके बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि वो जिंदा है, उसके मौत की खबर नहीं है, तो अब तक वो जेल में होगी। तो ये एक तो उषा का जो स्टैंड है, बीइंग अ वुमन, इस तरह का मल्टीपल अफेयर और इन्वॉल्वमेंट होना और मर्डर जैसी घटना में शामिल हो जाना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बाकी एक पुलिस वाला, देखिए कोई आम आदमी या कोई क्रिमिनल हत्या या कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे, ये तो फिर भी समझ में आती है बात, लेकिन पुलिस वाला जिस पर खुद कानून के हिफाजत की जिम्मेदारी है, अगर वो एक के बाद एक कत्ल करता रहे तो ये बात कितनी शॉकिंग लगती है, कितनी हैरान करने वाली लगती है। मैं वाकई इस तेज सिंह की भूमिका के बारे में सुनकर जो है वो हैरान हूँ। तेज सिंह पर आप लोगों की सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं और ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये राय भी आप ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। आप जो भी लिखते हैं ऑब्वियसली उसे मैं तो पढ़ता ही हूँ, जो दूसरे हमारे दर्शक हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आते हैं, घूमने टहलने वो भी पढ़ते हैं। तो आपकी एक एक लाइन की बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है। प्लीज़ माइंड इट एंड प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, लिखा कीजिए। अब जो कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नौजवान जो है 7 सालों से जेल में कैद है और एक ऐसी लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद है जिस लड़की की मौत ही नहीं हुई। लड़के के घर वालों ने बाद में उस लड़की को ढूंढ निकाला जो अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी और फिर शादी करने के बाद अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। तो इस मामले में चूंकि लड़की की भूमिका भी संदिग्ध थी, लड़की के घर वालों की भूमिका भी संदिग्ध थी और वो पुलिस जिसने इस लड़की को मरा हुआ बता दिया, किसी दूसरे लड़की की लाश जला दी, उस पुलिस की तफ्तीश कितनी लचर, कितनी वाहियात थी, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो इस पर मैंने आप लोगों से कमेंट्स मांगे थे और आप सारे लोगों ने बहुत ही सटीक, बहुत ही टू दी पॉइंट जवाब दिए हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस मामले में लड़की और उसके घर वालों को इन्वॉल्व माना है उस केस को सुनने के बाद। हालांकि अभी तफ्तीश से ये बात और साफ होगी।
साथ ही बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस मामले में पुलिस भी शामिल है, नहीं तो पुलिस इस तरह से अंधाधुंध इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मुझे भी इस बात की बड़ी हैरानी है, जब इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, आप महज कपड़े देखकर किसी को मरा हुआ मान लेते हो और उसके बाद उसके जुर्म में किसी को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हो। क्या ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको भी 100% इंश्योर करना चाहिए। 7 सालों से कोई आदमी जेल में बंद है। वाकई ऐसी पुलिस और ऐसी पुलिसिंग पर लानत है। मैं तो बहुत ही आहत हूँ ये कहानी आप लोगों को बताने के साथ ही, और आप सबने इस पर बहुत कमेंट किए हैं। विजेंद्र सिंह जी ने बहुत लंबी लाइनें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। विजेंद्र सिंह हमारे दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि विष्णु को 7 साल की सज़ा बेवजह काटने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि घर वाले रंजिश के चलते विष्णु को फंसा दिया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है तो पुलिस वालों को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हो सकता है कि लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती हो उसके साथ ही अपने घर से भाग गई हो और अपनी पहचान छिपाने के लिए वो किसी दूसरे जगह पर रह रही हो, और उसी ने वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व हो और अपनी ही कदकाठी की दूसरी लड़की की हत्या कर, हो सकता है अपने कपड़े उस लाश को पहना दिए हो। इस तरह के वाक़ये भी सुनने को मिलते हैं। तो विजेंद्र सिंह जी ने ऐसी आशंका जताई है। मुझे भी लगता है कि विजेंद्र की आशंका काफ़ी हद तक सही है। और इसके अलावा हमारे जो दर्शक हैं, बाकी जो दूसरे दर्शक हैं, उनके भी कमेंट्स जो है, ऑब्वियसली सारे लोगों के कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कुछ नाम जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। एक हमारे दर्शक हैं अलय जी। अलय जी ने बार बार ये लिखा है कि मैं उनके यूट्यूब चैनल का जिक्र क्यों नहीं करता हूं, उनका नाम क्यों नहीं लेता हूं। तो अलय जी, आपके यूट्यूब चैनल के बारे में तो मुझे पता नहीं है, इसीलिए उसका जिक्र मैं क्या करूँ, लेकिन आपने जिस आईडी से कमेंट किया है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अलय नाम से हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है। प्रमोद शाह जी का भी कमेंट आया है। जया क्रिएशन के नाम से कमेंट है। माधव वाघ जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है। परना चट्टराज, इन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा जुराइन हक, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूं तो प्लीज़ बताइएगा, अगर गलत कर रहा हूं तो भी बताइएगा। जुराइन हक के नाम से एक आईडी है। इंडियन टाइगर, इन्होंने कमेंट किया है। फिशिंग समथिंग है। खैर, इट्स मी कुमार आनंद ब्लॉग्स, इन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने अपनी राय रखी है। और रितेश माझी हैं। वैंसी कारपेंटर जी हैं, जो लगातार एनआरआई हैं और लगातार हमें फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच। सादिक अंसारी साहब हैं, इन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ की है और थैंक यू सादिक भाई, बहुत धन्यवाद आपका। प्रोग्रामर के नाम से एक आईडी है। अहमद फैज़ी साहब ने भी कमेंट किया है। मरियम मोहम्मद ने भी कमेंट किया है। राजू शेख हैं। शिमुल जमा, निशा, ऋषि पाल योगी, घनश्याम शर्मा जी, बस अजहर मंसूरी साहब भी हैं और मालिनी गोयल हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मतलब सैकड़ों लोगों ने। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने रिस्पॉन्सिव हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप मेरी बात मान लेते हैं और इतने सारे कमेंट्स करते हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत बातचीत हुई। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक आप क्राइम तक देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।